चलिएगा आगे बढ़े। देखिएगा, मैंने आपको लास्ट क्लासेस में रिस्क रिटर्न ऑप्टिमाइजेशन मॉडल की बातें बताई कि आपने सिक्योरिटीज की रिस्क कैलकुलेट कर ली, आपने सिक्योरिटीज की रिटर्न कैलकुलेट कर ली। अब जब आप रिस्क और रिटर्न दोनों निकाल चुके हैं तो आपने रिस्क और रिटर्न को एनालाइज करके क्या कर लिया, ये डिसाइड कर लिया कि आपको किस सिक्योरिटी में पैसा डालना है। आइए आज हम कुछ थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब कुछ और स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं। उसमें पहली कैलकुलेशन है कोवेरियंस बिटवीन टू सिक्योरिटीज, दो सिक्योरिटी के बीच में रिलेशनशिप। देखिए क्या बोल रहा है, कोवेरियंस मेजर्स द डायरेक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द रिटर्न ऑफ टू असेट्स। In other words, the covariance measures how the return of two investments change when they are compared to each other. What does it mean? मान लीजिए ये एक स्टॉक ए है और ये एक स्टॉक बी है। हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो बेसिकली कोवेरियंस क्या बताता है, इन दोनों असेट की रिटर्न में चेंजेस को मेजर करता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने इन दोनों की रिटर्न को कंपेयर किया और मुझे पता लगा कि इन दोनों की रिटर्न के बीच में पॉजिटिव कोवेरियंस चल रहा है। तो पॉजिटिव कोवेरियंस का मतलब हो गया कि ए और बी स्टॉक की जो रिटर्न है वो साथ साथ मूव कर रही है, यानी इसकी रिटर्न बढ़ रही है तो इसकी रिटर्न भी बढ़ रही है, इसकी रिटर्न गिर रही है तो इसकी रिटर्न भी गिर रही है। तो अगर दो सिक्योरिटी की रिटर्न के बीच में मैंने मूवमेंट का चेक किया तो मुझे पॉजिटिव कोवेरियंस मिला। तो पॉजिटिव कोवेरियंस क्या बताता है, देखिएगा सेकंड पॉइंट, पॉजिटिव कोवेरियंस मींस then the asset return move together, while a negative covariance means they move inversely. अगर मान लीजिए मैंने S और T के बीच में कोवेरियंस निकाला और वो नेगेटिव कोवेरियंस आया, तो नेगेटिव कोवेरियंस के आने का मतलब है कि इस सिक्योरिटी की रिटर्न और इस सिक्योरिटी की रिटर्न दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही है। Covariance is a significant tool in the modern portfolio theory used to ascertain that what securities to put in a portfolio. हम अगर कोवेरियंस निकालते हैं तो कोवेरियंस से हमें ये पता लगता है कि हमें कौन कौन सी सिक्योरिटीज को मिलाकर पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। क्योंकि देखिए अब हमने अलग अलग सिक्योरिटी की तो रिस्क रिटर्न निकाल ली, लेकिन मुझे तो एक पोर्टफोलियो बनाना है। तो टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो पहले मुझे कुछ कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी। तो मैंने ये देखा कि भाई अगर मैं अपने पोर्टफोलियो में जो सिक्योरिटी लेना चाहता हूं, मैंने उनके बीच में क्या निकाला, कोवेरियंस निकाला। अब ध्यान से सुनना, रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड इन अ पोर्टफोलियो बाय पेयरिंग द असेट्स दैट हैव अ नेगेटिव कोवेरियंस। नेगेटिव कोवेरियंस की सिक्योरिटी को अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखोगे तो आपकी जो रिस्क है ना वो रिड्यूस होना चालू हो जाएगी। कैसे, देखिए जैसे मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में आप दो सिक्योरिटी रख रहे हो, एक्स और वाई। इन दोनों के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन, नो नेगेटिव कोवेरियंस है।
थोड़ा समझना नेगेटिव रिलेशन का मतलब। यानी अगर एक्स कंपनी का स्टॉक मुझे पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, तो नेगेटिव कोवेरियंस की वजह से जो वाई का स्टॉक होगा वो मुझे क्या देगा, नेगेटिव रिटर्न देगा। तो जानते हो अब एक स्टॉक की पॉजिटिव रिटर्न दूसरे स्टॉक की नेगेटिव रिटर्न से सेट ऑफ होना चालू हो जाएगी और मेरी जो रिस्क है वो कम आने लग जाएगी। अगर इन दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन आया और मान लो एक्स गिरा तो वाई भी गिरेगा, तो अगर दोनों स्टॉक गिरना चालू होंगे तो मेरा जो नुकसान होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? जो रिस्क है वो तभी रिड्यूस हो सकती है जब आप ऐसी दो असेट को लेकर एक पोर्टफोलियो बनाएं जिनके बीच में नेगेटिव कोवेरियंस चलेगा। क्योंकि कोवेरियंस के नेगेटिव होने की वजह से एक सिक्योरिटी अगर पॉजिटिव रिटर्न देगी और दूसरी सिक्योरिटी अगर नेगेटिव रिटर्न दे रही है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेट ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि बस ये तो डेफिनेशन पार्ट था। हमारे पास तो इसकी मेजर एक कैलकुलेशन आएगी कि आपको कोवेरियंस निकालना कैसे है। तो आइए अपन उस पर चर्चा करते हैं। कोवेरियंस निकालने के भी वही दो तरीके होंगे, एक हिस्टोरिकल या पास्ट डेटा से कोवेरियंस और एक एक्सपेक्टेड यानी प्रोबेबिलिस्टिक डेटा से कोवेरियंस। अगर मुझे क्वेश्चन में हिस्टोरिकल डेटा दिया हुआ है यानी विदाउट प्रोबेबिलिटी, में क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे जो दो सिक्योरिटी दी हुई है, मान लीजिए मुझे एक तो दी हुई है सिक्योरिटी एक्स और मुझे एक दी हुई है सिक्योरिटी वाई। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले एक्स का एवरेज निकाल लूंगा, एवरेज रिटर्न, और वाई सिक्योरिटी की भी एवरेज रिटर्न निकाल दूंगा। दैट इज माई स्टेप नंबर 1। कैलकुलेट एवरेज रिटर्न फॉर ईच सिक्योरिटी। आफ्टर दैट मैं क्या करूंगा, एक्स सिक्योरिटी की इंडिविजुअल रिटर्न का एक्स की एवरेज रिटर्न से डेविएशन निकालूंगा, विच इज डिनोटेड बाय D1, विच इज डिनोटेड बाय D1। इसी तरह से वाई की हर एक रिटर्न का वाई की एवरेज रिटर्न से डेविएशन निकालूंगा एंड इट इज डिनोटेड बाय D2। ये लीजिए, दैट इज माय स्टेप 1 एंड स्टेप 2। दोनों सिक्योरिटीज की पहले एवरेज रिटर्न निकाल लूंगा, फिर हर रिटर्न का उनकी एवरेज रिटर्न से डेविएशन निकालूंगा, तो दो डेविएशन आ जाएंगे, एक D1 आ जाएगा, एक D2 आ जाएगा। देन अब ये जो D1 और D2 आया है, इनका मल्टीप्लिकेशन कर लूंगा और मल्टीप्लिकेशन का टोटल, यानी T1 इंटू D2 और फिर उसका सिग्मा, एंड देन कोवेरियंस का फॉर्मूला लगा दूंगा। कोवेरियंस का फॉर्मूला लग जाएगा और फॉर्मूला क्या बन गया, ये जो सिग्मा ऑफ D1 इंटू D2 है, इसको डिवाइड बाय n कर दोगे आप। ये लीजिए, तो आपके पास कोवेरियंस आ जाएगा। बहुत सिंपल सा तरीका है, बस 3 4 स्टेप्स है, वापस से देख लेना। दोनों सिक्योरिटी का सेपरेट सेपरेट एवरेज, एवरेज आने के बाद इसके लिए डेविएशन 1 और इसके लिए डेविएशन 2, देन D1 और D2 को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करूंगा और उसका टोटल कर दूंगा, एंड उस टोटल को अगर n से यानी नंबर ऑफ आइटम्स से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास दोनों सिक्योरिटी का कोवेरियंस आ जाएगा। आइए इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 8। देखिएगा, सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, एवरेज ऑफ एक्स, तो 30 प्लस 40 माइनस 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 4, तो ये आ गया 20।
और एवरेज ऑफ y निकाल देते हैं। पचास प्लस 70 ये आ गया 25। चलिएगा, अब हमारे पास एवरेज आ गया। अब हमारा काम है सेकंड स्टेप। देखिएगा अब इधर, यहां मैंने ले लिया कॉलम D1 और यहां मैंने ले लिया कॉलम D2। D1 यानी जब मैं x की रिटर्न का उसके एवरेज से डेविएशन निकालूंगा, तो 30 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 10। 40 माइनस 20 20, माइनस का 10 और माइनस कर दूंगा 20, तो माइनस का 30 आ जाएगा। और 20 माइनस 20 0। अब इसी तरह से D2 निकाल लीजिए। 50 माइनस 25 तो 25, 70 माइनस 25 तो 45, देन माइनस का 50 और माइनस 25, माइनस 75 और 5। अब अपन निकालेंगे D1 इंटू D2, D1 और D2 का मल्टीप्लीकेशन। ये 250 आ गया, देन 20 इंटू 45 900, 30 इंटू 75 2250 और 0, और इसका टोटल कर दीजिए। 2250 प्लस 900 प्लस 250, ये आया क्या? 3400। यस सर। चलिए, अब अगर कोवेरियंस निकालना है तो फॉर्मूला लगा देंगे। अब अपन यहां लगा देता हूं। कोवेरियंस इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ D1 इंटू D2 डिवाइड बाय n। तो सिग्मा ऑफ D1 इंटू D2 तो आया आपका 3400 और डिवाइड बाय 4, 850। ये एक और स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशन है, बस सिंपली आपकी कोवेरियंस की, बेस्ड ऑन पास्ट डेटा। कर लीजिए इसको। आठ सौ पचास तो खैर बहुत ज्यादा वैल्यू आ गई पॉजिटिव। ये 850 कुछ नहीं है, कोवेरियंस केवल डायरेक्शन रिलेशनशिप को बताता है कि दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है, बस बाकी कुछ नहीं बताता। ये केवल ये मेजर करता है कि दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है। बट सर नेगेटिव बेटर होता है ना? हाँ, नेगेटिव बेटर होता है, बट आपको ऐसा तो है नहीं ना, जरूरी थोड़ी कि नेगेटिव ही आएगा आंसर। यस सर। आइएगा नेक्स्ट। अगर मुझे कोवेरियंस निकालना है एक्सपेक्टेड डेटा पर बेस्ड, तो आइएगा, एक्सपेक्टेड डेटा के लिए मेरी स्टेप्स किस तरह से अप्लाई होंगी। ये x सिक्योरिटी है मान लीजिए, और ये y सिक्योरिटी है, जिनके बीच में मुझे कोवेरियंस निकालना है। सबसे पहले तो x और y का इंडिविजुअली क्या निकालूंगा? ER, यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालूंगा, रिटर्न मल्टीप्लाई बाय द प्रोबेबिलिटी। देन वापस से सेकंड स्टेप सेम रहेगी, ध्यान से सुनना। x की हर इंडिविजुअल रिटर्न का उसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न से डेविएशन निकालोगे, विच इज डिनोटेड बाय D1।
y की हर इंडिविजुअल रिटर्न का उसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न से डेविएशन निकालोगे, विच इज डिनोटेड बाय d2, विच इज डिनोटेड बाय d2। अब आपके पास दो डेविएशन आ गए, d1 और d2। देन क्या करेंगे, अब हम d1 मल्टीप्लाई बाय d2 कर देंगे, बट टोटल नहीं करना है। अब मल्टीप्लाई कर दोगे इंडिविजुअली d1 और d2 को। अब सुनना, अब ये जो मल्टीप्लाइड करने पर ये जो वैल्यू आई है d1 इंटू d2, it will be again multiplied with the respective probability, with the respective probability। और अब आपके पास ये d1 इंटू d2 और इंटू प्रोबेबिलिटी का जो सिग्मा आएगा, ये सिग्मा आपका कोवेरियंस आ जाएगा। ये आपके पास कोवेरियंस आ जाएगा, यानी d1 इंटू d2 इंटू प्रोबेबिलिटी का आप जब ये सिग्मा करेंगे तो अब ये जो टोटल आया डायरेक्टली यही आपका क्या आ जाएगा, कोवेरियंस। यानी डिवाइड बाय n नहीं होना है, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी करना है और प्रोबेबिलिटी करके उसको प्लस कर देना है बस। तो ये आपके पास एक्सपेक्टेड डेटा से क्या आ जाएगा, कोवेरियंस कैलकुलेट हो जाएगा। आइएगा, देखिएगा, कैलकुलेट द कोवेरियंस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब आपके पास प्रोबेबिलिस्टिक डेटा है, हमें कोवेरियंस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला काम तो मैं क्या करूंगा, एवरेज ऑफ एक्स यानी ER बेसिकली 40 इंटू 0.4 प्लस 20 इंटू 0.4 और माइनस 10 इंटू 0.20। ये 40 इंटू 0.4 यानी 16 प्लस 8 माइनस 2, तो 22। तो आपके पास एवरेज की जगह आप लिख सकते हो ER। देन ER ऑफ Y निकाल लो, माइनस का 30 इंटू 0.4 प्लस 50 इंटू 0.4 प्लस 70 इंटू 0.20, माइनस का 12 प्लस का 20 और प्लस का 14। तो ये भी आपके पास आ गया 22। ठीक है, तो सबसे पहले हमने दोनों सिक्योरिटी की रिटर्न से क्या निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया। आइएगा, अब यहां पर d1, यहां d2, d1 इंटू d2 और मैं इंटू प्रोबेबिलिटी भी साथ कर देता हूं। सबसे पहले d1 निकालते हैं, तो 40 माइनस 22 18, 20 माइनस 22 यानी माइनस के 2 और माइनस का 10 और माइनस 22 तो माइनस का 32। d2 पे आइए, माइनस का 30 और माइनस 22 माइनस का 52, 50 माइनस 22 28 और 70 माइनस 22 48। अब तीन चीजों को मल्टीप्लाई करते चलो, d1 इंटू d2 जो आ रहा है और उसको मल्टीप्लाई कर दो प्रोबेबिलिटी से। देखिएगा 18 इंटू 52 इंटू 0.4, ये आ गया माइनस का 374.40। अब इधर आइए सेकंड में, 28 इंटू 2 और इंटू 0.4,
माइनस का 22.4, 32 इंटू 48 और इंटू 0.2, माइनस का 307.20, यही आ रहा है। कोवेरियंस लेवल -704। ये आपकी एक और स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशन आ गई विच इज नोन एज कोवेरियंस बिटवीन सिक्योरिटीज। तो देखिएगा, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने तीन बेसिक बातें सीख ली। सिक्योरिटी की रिटर्न निकालना, फिर सिक्योरिटी की रिस्क निकालना, और फिर उसके बाद आपने सीखा दो सिक्योरिटी के बीच में कोवेरियंस को कैलकुलेट करना। चलें आगे, अगली जो कैलकुलेशन है कर लें पहले ये सभी आप। हाउ टू कैलकुलेट कोरिलेशन कोफिशिएंट। देखिएगा, अब इसको समझना है ये क्या होता है हमारे पास। देखो, the correlation coefficient is a statistical measure of the strength of the relationship between the relative movement of the two variables। बेसिकली कोरिलेशन कोफिशिएंट और जो कोवेरियंस है ना, दोनों ही मूवमेंट को बताते हैं, लेकिन एक समस्या जो कोवेरियंस के साथ में होती है वो होती है उस रिलेशन की स्ट्रेंथ को ना बता पाना, और वो रिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या स्ट्रेंथ है, उसको जानने के लिए हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना पड़ता है। कोरिलेशन कोफिशिएंट वैल्यू इज ऑलवेज इन द रेंज ऑफ -1 to +1। कोरिलेशन कोफिशिएंट हमेशा -1 से +1 के बीच में रहता है। A positive correlation signifies that both variable move in the same direction। Suppose the correlation between oil prices and the airplane tickets exists 0.8। एक छोटे से एग्जांपल से मैं बात करता हूं। मान लीजिए आपने ऑयल की प्राइसेस के चेंज होने का और एरोप्लेन की टिकट्स की प्राइसेस के बीच में कोरिलेशन निकाला, और इन दोनों के बीच में जो कोरिलेशन आया वो 0.8 आया। तो देखिएगा क्या मतलब हुआ, दैट मीन्स if the prices of oil increases, prices of ticket is also increases और vice versa। यानी इन दोनों के बीच का जो को मूवमेंट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है। अगर ऑयल की प्राइस बढ़ेगी तो टिकट महंगे हो जाएंगे, और अगर ऑयल की प्राइस गिरेगी तो टिकट क्या हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे। नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन इंडिकेट करता है कि दोनों वेरिएबल जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब हुआ, अगर एक से वैल्यू प्लस में आती है तो दूसरे की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम बात करें सीजन और सेल ऑफ वुलन क्लोथ्स, तो देखिएगा अगर विंटर आती है, विंटर बढ़ती है, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, नेगेटिव कोरिलेशन मतलब अगर विंटर बढ़े तो आपके पास उसकी वजह से जो दूसरा फैक्टर है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो मान लीजिए हम बात करते हैं कि अगर विंटर और आइसक्रीम की हम बात करें, तो विंटर बढ़ेगी तो आइसक्रीम जो है वो क्या हो जाएगी, कम आ जाएगी उसकी जो कंजम्पशन है, और अगर विंटर कम होगी तो आइसक्रीम का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। तो एक दूसरे से नेगेटिवली कोरिलेटेड है। निकलता कैसे है कोरिलेशन? कोरिलेशन निकालने के लिए आपने ऑलरेडी सारे फैक्टर निकाल चुके हो। आप दो सिक्योरिटी के बीच में कोवेरियंस लो और डिवाइडेड बाय पहली सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू दूसरी सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन, उससे डिवाइड कर दोगे तो कोरिलेशन कोफिशिएंट आ जाएगा।
तो कोवेरियंस निकालना भी हम सीख चुके हैं और स्टैंडर्ड डेविएशंस निकालना भी हम सीख चुके हैं। तो कोरिलेशन क्या करेगा, बस इन फॉर्मूले को लगाकर आपके पास एक आर की वैल्यू आ जाएगी। और कोरिलेशन कोएफिशिएंट को डिफाइन किससे किया जाता है, स्मॉल आर से। लोअर द कोरिलेशन ग्रेटर द रिस्क रिडक्शन। कोरिलेशन जितना कम होगा रिस्क रिडक्शन उतना ही बढ़ता जाएगा। और अगर कोरिलेशन एग्जैक्टली -1 है, ध्यान से समझना, तो आपकी जो रिस्क है वो 0 आ जाएगी। एग्जैक्टली अगर कोरिलेशन -1 है, क्यों, समझिए। कोरिलेशन के एग्जैक्ट -1 का मतलब क्या है, मान लीजिए एक्स सिक्योरिटी में पॉजिटिव 10 आया तो वाई सिक्योरिटी में एग्जैक्टली -10 आएगा। तो इसका जितना बेनिफिट होगा वो इसके नुकसान से सेट ऑफ हो जाएगा। तो आपकी जो रिस्क है वो 0 पर आ जाएगी। उसे बोलते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। और केवल एक ही सिचुएशन है जहां आपकी रिस्क 0 हो सकती है, और वो सिचुएशन है जब आपका जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो एग्जैक्टली -1 के बराबर आए। इसके अलावा कभी भी रिस्क 0 नहीं हो सकती। हाँ, रिस्क कम जरूर कर सकते हो आप अपने पोर्टफोलियो को बनाकर, लेकिन 0 रिस्क नहीं ला सकते जब तक कोरिलेशन एग्जैक्टली -1 के बराबर नहीं होगा आपका। ये लीजिए, अब हमारे पास एक और टॉपिक कंप्लीट हो गया कि अगर मैं अपने पोर्टफोलियो को बनाना चाहता हूं तो मैं पोर्टफोलियो में सिक्योरिटीज को कैसे सेलेक्ट करूंगा। तो देखिए, सिक्योरिटीज को सेलेक्ट करने के लिए मुझे 2 कैलकुलेशन थी, कोवेरियंस और कोरिलेशन, जिनके बेसिस पर मैं ये देखूंगा कि मुझे मेरे पोर्टफोलियो में कौन कौन सी असेट रखनी चाहिए। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने ये डिसाइड किया कि मेरे पोर्टफोलियो में मुझे सिक्योरिटी पी रखनी है और सिक्योरिटी डब्ल्यू रखनी है। अब मैंने एक पोर्टफोलियो बना लिया कि मैंने अपनी मनी का कुछ पैसा, ध्यान से सुनना, मनी का कुछ पैसा मान लो 50% मैंने इसमें डाल दिया और 50% पैसा मैंने यहां डाल दिया। तो अब जैसे ही मेरे पास एक ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी आ गया, तो इसी ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी को मैं क्या बोलूंगा, पोर्टफोलियो बोलूंगा। तो अब मैं ये जानना चाहता हूं कि मैंने ये जो पोर्टफोलियो बनाया, इस पोर्टफोलियो की रिटर्न में क्या कमाऊंगा और इस पोर्टफोलियो में मुझे क्या रिस्क उठानी पड़ेगी, यानी रिस्क और रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो। अभी तक हमने सीखा रिस्क और रिटर्न ऑफ अ सिक्योरिटी। अब हम बात कर रहे हैं कि जब हम सिक्योरिटी को लेकर एक पोर्टफोलियो डिजाइन कर देंगे तो रिस्क और रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकाला जाएगा। आइएगा, पोर्टफोलियो मींस अ ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द इन्वेस्टर टू अर्न मैक्सिमम रिटर्न एट लोअर लेवल ऑफ रिस्क। देखिए, पोर्टफोलियो रिटर्न का मतलब क्या होता है। पोर्टफोलियो का मतलब तो आपको पता ही है कि अ ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी होंगी जिनको हेल्ड करने का जो ऑब्जेक्ट है वो होगा रिटर्न को मैक्सिमाइज करना और रिस्क को मिनिमम करना। तो रिटर्न का मतलब क्या है, पोर्टफोलियो रिटर्न मींस वेटेड एवरेज रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटीज इन द पोर्टफोलियो। यानी आपके पोर्टफोलियो में जो जो सिक्योरिटीज हैं उनका वेटेड एवरेज निकाल दो, रिटर्न का वेटेड एवरेज। यानी कैसे निकालूंगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ध्यान से सुनना, मेरे पोर्टफोलियो में एक्स है और वाई है। एक्स की रिटर्न 12 है और वाई की रिटर्न 15 है। वेट, मैंने यहां पर 0.4 का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, यहां 0.6 का। व्हाट डज इट मीन, मैंने अपनी मनी का, बहुत ध्यान से सुनना,
मैंने अपनी मनी का 40% तो एक्स में डाल रखा है और मैंने अपनी मनी का 60% वाई में डाल रखा है, और इन दोनों को लेकर मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया। तो अगर मुझे वेट्स डायरेक्टली गिवन है तो मैं डायरेक्टली अब पोर्टफोलियो की रिटर्न निकाल दूंगा। तो रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू रिटर्न ऑफ एक्स इंटू वेट ऑफ एक्स प्लस रिटर्न ऑफ वाई इंटू वेट ऑफ वाई। It will be called weighted average of return. 12 इंटू 0.4 प्लस 15 इंटू 0.6, 4.8, ये आ गया 13.8। तो ये मेरे पास पोर्टफोलियो की रिटर्न आ गई। तो पोर्टफोलियो रिटर्न इज नथिंग, इट इज ओनली अ वेटेड एवरेज रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटीज इन द पोर्टफोलियो। अब अगर वेट्स गिवन नहीं है तो पहले मुझे वेट्स निकालने पड़ेंगे। देखिएगा, मान लो मैं आपको ये बोलूं ये ए है, ये बी है, अमाउंट इन्वेस्टेड यहां है 40,000 और यहां भी 40,000, और रिटर्न दे रखी है इसकी 15%, इसकी 18%। तो अब वेट नहीं है तो वेट मैं निकाल लूंगा। भाई इसका मतलब मैंने टोटल 80,000 का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ध्यान से समझना। मेरा टोटल फंड कितना है? 80,000 है। इस 80,000 में से 40,000 यहां इन्वेस्टेड है, तो इसका वेट आ गया 0.5 और इसका वेट आ गया 0.5। वेट निकालना समझ आ रहा है? जितना मैंने ए सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया डिवाइडेड बाय मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट, मैंने बी सिक्योरिटी में जितना इन्वेस्टमेंट किया डिवाइडेड बाय मेरा टोटल फंड। बस। अब अगर मैंने प्रपोर्शन और वेट्स निकाल लिए तो अब मेरे पास ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। तो रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो आ जाएगा 15 की रिटर्न इंटू उसका वेट 0.5, 18 की रिटर्न इंटू उसका वेट 0.5। सिक्सटीन 16.5 मेरे पास पोर्टफोलियो की रिटर्न आ गई। दो तरीके बने पोर्टफोलियो की रिटर्न निकालने के, अगर वेट्स गिवन है और अगर वेट्स गिवन नहीं है। आइएगा एग्जांपल नंबर 10। देखिए क्या बोल रहा है। मिस्टर ए हैविंग अ पोर्टफोलियो consisting following securities, the individual return of the each security in the portfolio are given below। आपके पोर्टफोलियो में P से लेकर T तक की सिक्योरिटीज दी हुई हैं, फिर उनकी रिटर्न और उनका जो प्रपोर्शन है वो दिया हुआ है। तो आपको पोर्टफोलियो की रिटर्न निकालनी है, कुछ नहीं करना है। तो लीजिए, रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू 10 इंटू 0.20, 12 इंटू 0.10, 8 इंटू 0.15, 6 इंटू 0.30 और 15 इंटू 0.25।
तो 10 इंटू 0.22 आ गया, ये 1.2 हो गया, 1.2, 1.8 और 3.75। तो रिटर्न निकाल लीजिए। $9.95 आपके पास पोर्टफोलियो की रिटर्न आ गई। तो बस कुछ भी नहीं करना था। एग्जांपल नंबर 10, आपको वेट्स गिवन है और उस पोर्टफोलियो में जो भी सिक्योरिटीज हैं वो भी आपको गिवन है। तो आपके पास सिंपली आपने वेट्स को रिटर्न से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वेटेड एवरेज रिटर्न आ गई और वही आपकी पोर्टफोलियो की रिटर्न बनी 9.95। एग्जाम्पल नंबर 11, देखिए क्या बोल रहा है। मिस्टर ए हैविंग ₹1 lakh, out of which 60,000 was invested in P। तो लीजिए मैंने वेट ऑफ P निकाल लिया। 60,000 का इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ 1 lakh, तो इसका प्रपोर्शन आ गया 0.6 और वेट ऑफ Q आ जाएगा 40,000 का इन्वेस्टमेंट तो 0.4 आ गया। सिक्योरिटी P की जो रिटर्न है वो 12% है और सिक्योरिटी Q की रिटर्न, इसकी रिटर्न तो दे रखी है 12% और Q की रिटर्न आपको दे रखी है 15%। अब आपसे पूछा है कैलकुलेट द पोर्टफोलियो रिटर्न, तो लीजिए द रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू 12 इंटू 0.6 15 इंटू 0.4। लीजिए 13.2% आपके पास पोर्टफोलियो की रिटर्न आ गई। तो ये था आपके पास हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो रिटर्न इज नथिंग, जो सिक्योरिटीज लेकर आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया है उन सिक्योरिटीज की सिंपली आपको वेटेड एवरेज रिटर्न कैलकुलेट करनी है और वही आपकी क्या बनेगा, पोर्टफोलियो की रिटर्न बनेगा। बताइए क्लियर है यहां तक? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पोर्टफोलियो की रिस्क की हम बात करें। सर नोट्स यहीं तक ही है। हाँ यहीं तक है, देखिए बना तो लिए बट वो स्कैन नहीं किए। चलिए सुनेंगे। पोर्टफोलियो रिस्क इज अ चांस दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ असेट्स और यूनिट्स within the investment that investor own fail to meet the financial objective। देखिए रिस्क वापस से वही बात आ गई कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, बट इस बार स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो का निकालना है, सिक्योरिटी का नहीं। तो थोड़ा सा फॉर्मूला है इसका। बेसिकली पोर्टफोलियो की रिस्क का मतलब है, मैंने जब अपना एक पोर्टफोलियो बनाया था तो मैंने अपना एक रिटर्न का ऑब्जेक्ट रखा होगा कि यार मैं कम से कम इतना फाइनेंशियल ऑब्जेक्ट रखते हुए अपना पोर्टफोलियो बना रहा हूं। अब उसकी रिस्क का मतलब ये हुआ कि वो पोर्टफोलियो फेल हो गया मेरे उस ऑब्जेक्ट को अचीव करवाने पर, तो उसे हम बोलते हैं द रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो।
अब देखिएगा पोर्टफोलियो की रिस्क का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा हम अलग है। हमारे पास दो अलग अलग सिचुएशन है। एक तो है पोर्टफोलियो बनाएं अगर दो असेट्स को लेकर, टू असेट पोर्टफोलियो। तो इसकी रिस्क का फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू अंडर रूट पहली सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर और उसके वेट का स्क्वायर प्लस दूसरी सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर और उसके वेट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन, दूसरी सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन, पहली सिक्योरिटी का वेट, दूसरी सिक्योरिटी का वेट और कोरिलेशन बिटवीन पहली और दूसरी सिक्योरिटी। ये फॉर्मूला बनेगा एक ऐसे पोर्टफोलियो की रिस्क कैलकुलेशन जहां पर आपके पास दो रिस्की असेट होंगी। ठीक है। अब अगर तीन रिस्की असेट आ जाएं, तीन से ऊपर का फॉर्मूला नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, तो मैं एक बार फॉर्मूला यहां लिख देता हूं, वो कल के नोट्स में आएगा बट मैं फिर भी यहां पर एक बार लिख देता हूं। 3 रिस्की असेट, ध्यान से देखिएगा। पहली सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर और वेट 1 का स्क्वायर, दूसरी सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर और वेट 2 का स्क्वायर, तीसरी सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर और वेट का स्क्वायर। अब हमें पता है कि कोरिलेशन जो निकाला जाता है वो केवल दो के बीच में निकाला जाता है। प्लस 2, मैं पहली और तीसरी सिक्योरिटी, पहली और दूसरी ले रहा हूं। स्टैंडर्ड डेविएशन 1, स्टैंडर्ड डेविएशन 2, वेट 1, वेट 2 और कोरिलेशन बिटवीन 1 2 प्लस अब मैं ले रहा हूं पहली और तीसरी सिक्योरिटी, तो 2 पहली सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन, तीसरी का, पहले का वेट, तीसरे का वेट और कोरिलेशन बिटवीन 1 और 3। अब दूसरी और तीसरी बची। 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकेंड, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3, वेट ऑफ 2, वेट ऑफ 3 और कोरिलेशन बिटवीन 2। ये फॉर्मूला है आपका अगर आपके पोर्टफोलियो में 3 रिस्की असेट है तो। अब आप खुद सोच लिए 3 का फॉर्मूला इतना बड़ा हो गया तो अगर 4 आ गए तो फिर कितने सारे कोरिलेशन बनेंगे उसके। तो इसलिए इससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, या तो 2 सिक्योरिटी का आएगा या 3 मैक्सिमम सिक्योरिटी का रिस्क का आएगा। तो पोर्टफोलियो की रिस्क हम निकाल सकते हैं दो तरीके से, या तो 2 सिक्योरिटी को लेकर या 3 सिक्योरिटी को लेकर। देख लीजिए, तो वो लर्न करने पड़ेंगे थोड़े फॉर्मूले इस चैप्टर के आपको, ताकि आप जब क्वेश्चन करोगे तो बहुत इजीली आप सॉल्व हो जाएंगे। तो ये हमारे पास हुआ रिस्क और रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो। तो रिस्क में बस दो ही तरह की बातें आएंगी, एक तो 2 रिस्की एसेट का पोर्टफोलियो और एक 3 रिस्की एसेट का पोर्टफोलियो। हाँ बिल्कुल, पोर्टफोलियो की रिस्क तो आएगी आएगी एग्जाम में, बिल्कुल बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल, स्पीड दिखानी पड़ेगी आपको कैलकुलेशन की।